वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के मेहमान हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज से। हर्ष, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और दर्शकों के सवालों की हमारी इस सिलसिले को अब शुरू करते हैं। लाइव दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। भीमाजी पाटिल का सवाल हम लेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ है। पाटिल साहब नमस्कार, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, नागपुर से। ऑलराइट, 5 करोड़ सर 20 साल में 22,000 के SIP कर रहे हैं, स्टेप अप भी करेंगे। पोर्टफोलियो का रिव्यू आप करवाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमारे पास हैं पाटिल साहब। फंड्स में कुछ एडिशन है क्या, कुछ नया जोड़ा है जिसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि जो भेजा है वही है? यही है मैडम। और 2 फंड्स थे मेरे, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। उसकी SIP मैंने स्टॉप कर दी है। और एक ELSS फंड था, उसकी भी SIP स्टॉप कर दी है और इसे में कन्वर्ट कर दिया। अभी वो वैसे ही की वैसे रखी है SIP। मतलब जो अमाउंट जमा हुआ था वो वैसे ही रखा है। गॉट इट, ठीक है सर। तो अब बताइएगा मुझे, पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैडम वैसे तो 3-3.5 साल हो गए, लेकिन इसमें मेरा वो SBI का ही ज्यादा फंड्स थे, तो मैंने वो अभी 1 साल पहले वो स्टॉप कर दिए और इसमें शिफ्ट हो गया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, अपना फ्लेक्सी कैप और इसमें। ठीक है, चलिए रिव्यू करवा लेते हैं आपके पोर्टफोलियो का। हर्ष, क्या सलाह होगी? फंड्स ठीक लग रहे हैं आपको? तो कविता, अभी जो इनकी स्कीम्स हैं जिनमें एक्टिव SIP कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्कीम सिलेक्शंस हैं, जो एलोकेशन है इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, मुझे लगता है अच्छा एलोकेशन है। तो कोई स्कीम में फिलहाल जो SIP चल रही है उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन्होंने 3 SIPs बंद कर रखी है, लेकिन उसमें फंड रख रखा है। तो भीमा जी, आपके लिए सलाह ये रहेगी कि आगे जाते हुए कभी भी आपको पैसे निकालने की कोई कारण से जरूरत पड़े, तो पहले उन स्कीम में से निकालिएगा जो आप बंद कर चुके हो और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। या दूसरा उपाय ये है कि आप उसमें से रिडीम करके आप उसे अपने एलोकेशन के स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप नई स्कीम्स में उसे फिर से री इन्वेस्ट कर लें। तो इस पे जरा गौर करके ध्यान करिएगा, जो आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसको अप्रोच करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपने कहा कि आपको 20 साल बाद इसमें आप हर महीने हर साल स्टेप अप भी करेंगे और 20 साल बाद आपका टारगेट जो है 5 करोड़ का वो पूरा होगा कि नहीं। सो 2 आपको एक है ना कैलकुलेशंस बताता हूँ। तो कविता, ये इनफैक्ट जो हम बात कर रहे हैं ये बाकी दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा एक उदाहरण रहेगा समझने के लिए कि कैसे आप कंपाउंडिंग करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। सो बीमा जी, आप अगर मान लीजिए स्टेप अप नहीं करते, आप सिर्फ 22,000 रुपए हर महीने की इन्वेस्ट करते, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते, और अगर हम अज्यूम करते कि आपको अगर मान लीजिए 12% आसपास का रिटर्न मिलता, तो सिर्फ 22,000 इन्वेस्ट करते और 12% के हिसाब से ग्रो करके 20 साल में ये रकम बनती करीबन 2 करोड़ 15 लाख रुपए। अब क्योंकि आपने स्टेप अप का इरादा बना रखा है और हर साल 10% से इसे स्टेप अप करेंगे, तो यूल बी सरप्राइज्ड कि यही रकम जो पहले 2 करोड़ 15 लाख हो रही थी, वो अभी 4 करोड़ 35 लाख हो जाती है। तो एक 10% का स्टेप अप, विच मीन्स हर साल, अब इस बार आप 22,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल आप 2,200 रुपए से बढ़ाएंगे, तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो लगभग डबल हो जाता है। तो बाकी दर्शकों के लिए भी बता दूं कि अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करें और अपनी SIP को हर साल बढ़ाते रहें, तो आपका जो एंड कॉर्पस है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इतनी बड़ी रकम डबल होके आपके हाथ में आ जाती है। तो यस, आपके लिए बता दूं कि आपका जो लक्ष्य है 5 करोड़ का, आप पूरा 5 तो नहीं लेकिन 4.35 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यस, मुझे कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप आगे जाते हुए अपनी SIP की रकम भी बढ़ाएंगे तो आप 5 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए उम्मीद करते हैं भीमा जी आपको सलाह मिल गई हो। YS रेड्डी साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर का भी नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, बताइए सर, 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाया है 1 CR, कुछ फंड्स के डिटेल्स आपने दे रखी हैं मुझे, फंड्स के नाम मेरे पास हैं, कुछ और एडिशन करना है? जी मैडम, HDFC लार्ज एंड मिड कैप का मैडम एक है, कॉन्ट्रा SBI कॉन्ट्रा एक है मैडम,
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है मैडम, कोटक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है मैडम। एक में SBI ELSS टैक्स सर्विस में 50,000 लमसम डाल रखा हूं मैडम। हेलो। SBI ELSS हाँ, टैक्स सर्विस फंड में 50,000 ना? हाँ 50,000 मैडम। तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, आप फायदा ले रहे हैं उस निवेश का? ऐसा तो कोई फायदा तो नहीं ले रहा मैडम मैं। तो ओल्ड फिर टैक्स आप रिज्यूम में ELSS में तो क्यों निवेश मैं, कर रहे हैं? हाँ मैं आप ओल्ड टैक्स रिजीम में 40% है, लेकिन तो अगर आप फायदा नहीं ले रहे हैं तो फिर आपने निवेश क्यों किया ELSS में? ELSS मेरे को इतना इसके बारे में जानकारी नहीं था मैडम। उस टाइम पर मैं सोचा था 3 साल के लिए नहीं निकालना पड़ा, ऐसे रह जाएगा बोल करके मैं वही लोग यहाँ पे पर्पस लॉक इन से दूर भागते हैं, आप लॉक इन के वजह से आ गए ELSS में। चलिए, ये पहली बार मैंने सुना है। जी मैडम। ओके, तो अभी तो 3 साल पूरे हो गए, लमसम डाला था ना? नहीं मैडम, इसका ओनली 7 मंथ ही हुआ मैडम। ओहो, क्या कर दिए सर। चलिए, कोई बात नहीं, बताते हैं क्या करना चाहिए, बाकी तो सारे फंड्स की डिटेल्स हैं। ऑलराइट, हर्ष बताएं क्या करें अब ये? तो कविता अगेन एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बना रखा है जिसमें एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये करीबन 15,000 रुपए हर महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनके पास 5 स्कीम है और पांचों अच्छी हैं। सो अगेन रेड्डी साहब, आपको कोई भी चेंजेस अपनी SIP के पोर्टफोलियो में नहीं करना है, या बेशक जो आपने ELSS में कर रखा है टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई हर्ज नहीं, एज एन इन्वेस्टमेंट इसे आप ट्रीट करिए। अभी आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, ये करीबन 2-2.5 साल तक ये और लॉक इन रहेगा और उसके बाद आप डिसाइड कर सकेंगे इसमें क्या करना है। सिंपल सा पॉइंट जो कविता हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए तो आप ELSS में इन्वेस्ट ना करें, आप उसे एक ओपन एंडेड जो फ्रीली रिडीमेबल या स्विच कर सके ऐसी स्कीम में करिए। इसका कारण सिर्फ एक बात होती है कि कोई कारण से आप अगले 1 साल या 2 साल में इसका परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आ रहा और कोई कारण से आपको इसको स्विच करना है कोई दूसरी स्कीम में, लॉक इन रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, लॉक इन नहीं होगा तो आप वो परफॉर्मेंस बेस्ड आप चेंजेस कर सकते हैं। ELSS में क्योंकि 3 साल का लॉक इन है, ये सुविधा वहां नहीं मिलेगी, बट नेवरदलेस SBI ELSS फंड अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसी जरूरत ना पड़े कि आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत उस हिसाब से लगे। आपके गोल पे आते हैं। आपने कहा था कि 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो 10 साल के लिए करेंगे। तो वेल, अगर हम 15,000 रुपए को देखें कि अगर ये करीबन 12% से ग्रो करता है तो आपके पास 10 साल बाद करीबन 35 लाख रुपए आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट से आपको मिलेगा। आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो ऑब्वियसली सिंपल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम 3 गुना अपना इन्वेस्टमेंट को करना होगा, तब जाके आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। नेवरदलेस आपके लिए मेरा एक सजेशन है कि फिलहाल आप 35 लाख का टारगेट बना के चल रहे हैं कि भाई जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर 12% का रिटर्न आपको एनुअलाइज्ड आता है तो 35 लाख बनते हैं। आप एक काम करिए, जैसे जैसे आपके पास कभी इनकम बढ़ती है या कोई लमसम आपके पास आता है, आप उसे एक मुश्त या अपनी SIP हर साल बढ़ानी है, वैसे एक टारगेट रखिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पूरा 1 करोड़ रुपया तो हम इकट्ठा शायद ना पा पाए, लेकिन जितना उसके पास आ जाए तो उतनी की आपको उम्मीद रखनी चाहिए। सो व्हाटएवर एक्स्ट्रा यू हैव, आपको ईयरली बेसिस पे एक्स्ट्रा है कि लमसम के रूप में आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ताकि जितना पास आ सके उतना पास आ जाए अपने गोल के पास। रेड्डी साहब कुछ पूछना चाहते हैं हर्ष को? जी, हर साल 15% में करने से पहुंच जाएंगे सर। अभी तक का तो गणित यही बता रहा है हर्ष के मुताबिक, इसीलिए आपको बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। जी हाँ, सो कविता, हर साल अगर 15% बढ़ाते हैं, इनका टाइम होराइजन जो है वो 10 साल का है, तो 15% बढ़ाने से भी ये 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगेन इंटेंट अच्छा है, तो रेड्डी साहब आप एक काम जरूर करिएगा, 15% बढ़ा सकते हैं, 15% बढ़ाइए, जो रकम आप बढ़ा सके। जैसे मैंने कहा कि आपका उपदेश क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अगर 1 करोड़ पूरा इकट्ठा नहीं होता है तो मैं जितना पास में आ सकूं 1 करोड़ के, 35 लाख के ऊपर मैं जितना भी जा सकूं उतनी आपकी इच्छा हो, आपकी एफर्ट उस तरफ होना चाहिए। बस उतना आप करेंगे तो फिलहाल मेरे ख्याल से उतना ठीक है। 1 करोड़ नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर हम इतनी मेहनत करके अगर और पास आ जाएं तो क्यों ना हम वो चीज की कोशिश करें। रेड्डी साहब, हर्ष विशान का सवाल लेंगे, यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। बिशन नाम है इनका, माफ कीजिएगा। फंड्स देखिए 8 हैं पोर्टफोलियो में, वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं।
वही रिव्यू ये करवाना चाहते हैं आपसे। और 6 लाख की वैल्यू है पोर्टफोलियो की, 24,000 की एसआईपी है, 8 फंड्स हैं, 10 से 15 साल तक ये निवेश करेंगे। चलिए बताइएगा कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो कविता, पहले अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें कि 8 स्कीम है और टोटल में जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 24,000 रुपए। सो वेरी क्लियरली कि इन्हें 8 स्कीम की जरूरत नहीं है। स्कीम्स अच्छी होंगी अपने आप में, मान लीजिए सारी 8 की 8 स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको 8 पोर्टफोलियो में रखने से कुछ ज्यादा फायदा होगा। इनफैक्ट आप जब इतनी सारी स्कीम्स रखते हैं, कुछ भी अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ता है या नॉमिनी को कभी क्लेम करना होगा, तो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो आपको 8 स्कीम्स के लिए अलग से करना होगा। सो अगर आपको रियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो डाइवर्सिफिकेशन हम चाहते हैं, वो अगर मुझे 4 या 5 स्कीम में से मिल रहा है, अगर मैं फंड मैनेजर एक्सपर्टीज को जो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूँ, वो भी मुझे 4-5 स्कीम में से मिल जाती है, तो फिर 8 स्कीम रख के हम अपना काम क्यों बेफिजूल का बढ़ाएं? तो उस लिहाज से मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि अपना पोर्टफोलियो ये 5 स्कीम से बना सकते हो। 3 स्कीम मैंने कम कर दूंगा, लेकिन जो 3 स्कीम निकाल रहे हैं हम, वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका 5 स्कीम से काम हो जाता है, तो उसीलिए हम 8 को नहीं रख रहे हैं, बस इतना ही कारण है। सो एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में 5,000, ये स्कीम ऑलरेडी इनके पास है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 5,000। कोटक मिड कैप फंड में, मिड कैप कैटेगरी में एक नया स्कीम दे रहा हूँ इनके पास जो है, उसके अलावा मैं वो स्कीम एक बदल रहा हूँ, कोटक मिड कैप फंड। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें। और एक जो लास्ट सजेशन, जो 5वीं स्कीम का सजेशन है, मुझे ये अच्छा लगेगा कि अगर ये अपने पोर्टफोलियो में कोई प्रेशियस मेटल फंड जैसे गोल्ड एंड सिल्वर फंड को जोड़े, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से इनके पास एक कमोडिटीज एज अ पोर्टफोलियो, एज अ स्कीम इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगी। तो ये चॉइस मैं इनके पर छोड़ रहा हूँ। अगर ये एक स्मॉल कैप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो निपॉन स्मॉल कैप जो इनके पास है वो कंटिन्यू करें विद 4,000 रुपीज। और अगर ये अग्री करते हैं मुझसे और एक कमोडिटी या प्रेशियस मेटल्स अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से ऐड करते हैं, तो इडलविज गोल्ड एंड सिल्वर फंड। तो ये ऑप्शन मैं इनके पर छोड़ रहा हूँ। स्कीम्स हमने शॉर्टलिस्ट कर दी, कम कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया पोर्टफोलियो को। तो 5 स्कीम टोटल इनके पास रहेगी। बाकी की 3 जो स्कीम्स हैं उनमें से रिडीम कर लें, और जो प्रोपोर्शन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 5 स्कीम में, उन्हीं में इसे री इन्वेस्ट लमसम के रूप में ही कर दे। सिर्फ ध्यान रखिएगा, जो भी स्कीम से आप रिडीम कर रहे हैं उसमें एक बार का कैपिटल गेन्स का इंप्लीकेशन होगा। तो जो प्रॉफिट आपने अभी तक बनाई है उस पर आपको कैपिटल गेन्स देना होगा। लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज आप रिव्यू की कर रहे हैं, तो ये बदलाव करना आई थिंक इज फुल्ली जस्टिफाइड। तो सिर्फ टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं, तो दैट वुड नॉट बी राइट। चलिए तो ये जवाब दिया जा रहा है। वीना का सवाल हम लेंगे। और 5 लाख रुपए 5 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा 40 से 50,000 की मंथली एसआईपी भी कर सकती हैं। 4 से 5 साल में इनको कॉर्पस भी अच्छा खासा अपने लिए जोड़ना है, लगभग 5 CR। ओके, अब ऐसे में फर्स्ट टाइम शुरू कर रही हैं अपना इन्वेस्टमेंट। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ होती तो हम इनसे ज़रूर बातचीत करते, बट वो है नहीं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। बताइएगा, 50 लाख का इनका टारगेट है। तो कविता देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है बिफोर मेकिंग द पोर्टफोलियो। आपने कहा कि इनके पास 5 साल का वक्त है, ये पहली बार निवेश करना शुरू कर रही हैं, और इनका जो लक्ष्य है वो है 50 लाख का। सो ये 3 चीज को अगर हम ध्यान में रखें, सो पहला पॉइंट क्या है कि ये नए निवेशक हैं और 5 साल का टाइम होराइजन है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन्हें एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं देके एक हाइब्रिड प्रोडक्ट देंगे। हाइब्रिड इसके लिए क्योंकि इनका टारगेट एग्रेसिव है, लेकिन ये एक नई इन्वेस्टर है। तो हम एक मिश्रण बनाने की कोशिश करेंगे जहां पे ऑब्वियसली एक इक्विटी एक्सपोजर रहेगा, क्योंकि 5 साल का टाइम होराइजन है, लेकिन हम थोड़ा हाइब्रिड प्रोडक्ट की तरफ से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक नई निवेशक है। तो इसका एक बैलेंस बनाते हुए अगर हम करें, तो बैलेंस एडवांटेज फंड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 2 स्कीम इनके लिए रिकमेंड कर रहा हूं, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड एंड व्हाइट ओक बैलेंस एडवांटेज फंड। अब इसमें इन्हें इन्वेस्ट कैसे करना है? 5 लाख जो लमसम है वो इक्वली डिवाइड कर लें इन दोनों स्कीम में। ये 2.5 लाख रुपए लमसम के रूप में पहले जमा कर दें, और फिर हर महीने जो 50,000 की एसआईपी है वो भी इन्हीं 2 स्कीम में डिवाइड करके 25,000 रुपए की एसआईपी ईच स्कीम में करने लगे। अगर हम 10% से अनुमान लगाते हैं कि भाई 10% के हिसाब से इनका सीएजीआर रिटर्न जनरेट होगा ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इनका, इससे करीबन 45 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकती है। तो 50 लाख का जो इनका टारगेट था उसके बहुत करीब आ चुकी हैं। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी
एक मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, थोड़ा अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका टारगेट अग्रेसिव है और एक नई इन्वेस्टर है, तो हाइब्रिड फंड इन्हें कम से कम वो कंफर्ट देगा मार्केट की वॉलेटिलिटी के सामने। और राइट, चलिए मेरे ख्याल से हम इतने ही सवालों को आज शो में शामिल कर पाए, लेकिन आपने हमें समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका। और वो सभी दर्शक जो कि हमारे साथ अभी जुड़े हों या अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हों, जाते जाते एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किए देते हैं ताकि आप नोट डाउन कर सकें ये नंबर, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने सवाल हमें कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमस्कार।